हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी सिर्फ एक नोवेल नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक आईना है और शायद हमारा फ्यूचर भी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल की वर्ल्ड फेमस नोवेल 1984 के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां सरकार आपकी हर सांस पर नजर रखती है, जहां सोचना भी अपराध है, जहां सच वही है जो सरकार कहे और जहां एक आदमी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है बल्कि अपने ही दिमाग से है। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे साथ चलिए ओशिनिया की उस अंधेरी दुनिया में जहां बिग ब्रदर इज वेटिंग फॉर यू। कहानी शुरू होती है एक साधारण आदमी से जिसका नाम है विस्टन स्मिथ। वह ना कोई नेता था, ना ही कोई योद्धा या क्रांतिकारी आदमी था। वह बस एक आम इंसान था। विस्टन रहता था ओशिनिया नाम के एक विशाल और सख्त डिक्टेटरशिप वाले देश में, जहां सत्ता पर काबिज है एक रहस्यमयी पार्टी और उसका चेहरा है बिग ब्रदर। एक ऐसा चेहरा जो हर दीवार पर है, हर पोस्टर पर है, हर सरकारी इमारत में है और हर स्क्रीन से पहले आपको वह घूरता रहता है। कोई नहीं जानता कि बिग ब्रदर सच में कोई इंसान है भी या नहीं, लेकिन फिर भी लोग उससे डरते हैं क्योंकि इस दुनिया में डर ही सबसे बड़ा कानून है। यहाँ इंसान कानून से नहीं बल्कि निगरानी से डरता है। विस्टन काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में। नाम सुनकर लगता है कि यहाँ सच की रक्षा होती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। यहाँ सच को बनाया नहीं जाता बल्कि बदला जाता है। विस्टन का काम है पुराने अखबारों, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को बदलना, उन्हें सुधारना, उन्हें जलाना, ताकि सरकार कभी गलत साबित ना हो सके। अगर पार्टी ने कल कहा था कि दुश्मन है और आज कहा है कि दुश्मन कोई नहीं है, तो विस्टन का काम है यह साबित करना कि पार्टी हमेशा से सही थी। पुराना सच मिटा दिया जाता है, नया सच छाप दिया जाता है। यही से कहानी हमें एहसास दिलाती है कि इस दुनिया में सच कोई परमानेंट चीज नहीं है। सच वही है जो पार्टी कहती है। बाहर से विस्टन एक लॉयल सिटीजन दिखता है। वह मीटिंग में जाता है, स्लोगन सुनता है और बिग ब्रदर्स की तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में सवाल है, छोटे छोटे डरावने सवाल। क्या पार्टी सच में कभी गलत नहीं हो सकती? क्या अतीत में सच वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है? क्या कभी कोई ऐसा समय था जब इंसान आजाद था? यही सवाल इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि यहाँ थॉट क्राइम यानी सोचना भी जुर्म है, सवाल पूछना भी अपराध है और शक करना भी एक बड़ा अपराध है। इस नोवेल में बताया गया कि हर घर में एक टेलीस्क्रीन है, एक ऐसी स्क्रीन जो ना सिर्फ प्रोपेगेंडा को दिखाती है बल्कि लोगों को देखती भी है, सुनती भी है। विस्टन जानता है कि वह कभी अकेला नहीं है। एक गलत फेशियल एक्सप्रेशन, एक गलत ख्याल और थॉट पुलिस किसी भी पल उसे उठा सकती है। फिर भी विस्टन एक ऐसा काम करता है जो उसे भीतर से जिंदा महसूस कराता है। वह सीक्रेटली एक डायरी लिखना शुरू करता है। यह डायरी इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है।
यह रिबेलियन का पहला कदम है और शायद आखिरी भी। जैसे जैसे विस्टन लिखते हैं, उसे लगता है कि वह सिर्फ सांस नहीं ले रहा, बल्कि वह जी रहा है। वह याद करने की कोशिश करता है, अपनी माँ को, अपने बचपन और उस समय को जब दुनिया इतनी सख्त नहीं थी। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि ये यादें सच हैं या पार्टी द्वारा बदली जा चुकी हैं, झूठी तस्वीरें या कुछ और। ऑरवेल यहाँ दिखाते हैं कि जब सत्ता इंसान की यादों को कंट्रोल कर लेती है, तो उसकी पहचान भी मिटने लगती है। धीरे धीरे विस्टन की जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम था जूलिया। पहली नजर में वह विस्टन को खतरनाक लगती है, एक परफेक्ट पार्टी फॉलोवर। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। जूलिया भी इस सिस्टम से नफरत करती है। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि रेबेलियन है। इस दुनिया में प्यार भी इलीगल है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इंसान सिर्फ पार्टी से प्यार करे, सिर्फ बिग ब्रदर से प्यार करे। विस्टन और जूलिया चोरी छिपे मिलते हैं, कभी कंट्री साइड में जहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं होती, और कभी एक छोटे कमरे में जहां उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। पहली बार विस्टन खुद को आज़ाद फील करने लगे थे, बिना डर के, बिना निगरानी के। लेकिन सच में यह आज़ादी बहुत फ्रजाइल है, क्योंकि पार्टी सब जानती है, सब देखती है, और सबसे खतरनाक बात, सब इंतज़ार करती है। आगे किताब बढ़ती है एक अहम किरदार की ओर, जिनका नाम था ओब्रियन, पार्टी का एक पावरफुल मेंबर। जो विस्टन को लगता है कि ओब्रियन भी उसी की तरह सिस्टम से नफरत करता है। विस्टन को लगता है कि वह अंडरग्राउंड रेबेलियन ग्रुप ब्रदरहुड का हिस्सा है। यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। पहली बार विस्टन को उम्मीद दिखाई देती है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, कि शायद इस दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन जॉर्ज ओरवेल बहुत बेरहमी से दिखाते हैं कि इस दुनिया में उम्मीद भी एक इल्यूजन है। फिर एक दिन विस्टन और जूलिया पकड़े जाते हैं। कोई ड्रामेटिक चेज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक दिन दरवाजा खुलता है और सब खत्म हो जाता है। उन्हें ले जाया जाता है टॉर्चर चैम्बर में, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लव। नाम से प्यार का मंत्रालय, लेकिन असल में यह एक खतरनाक जगह थी जहां इंसान को तोड़ा जाता था। यहाँ फिजिकल पेन से ज्यादा खतरनाक था साइकोलॉजिकल टॉर्चर। विस्टन को पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, डराया जाता है, और फिर सिखाया जाता है कि सच कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। अगर पार्टी कहे कि 2+2=5, तो वही सच है। उसकी यादें, उसका प्यार, उसकी पहचान, सब धीरे धीरे तोड़ दी जाती है। आगे किताब में बताया गया कि सबसे खौफनाक जगह है रूम 101। यहाँ हर इंसान को उसके सबसे बड़े डर से सामना कराया जाता है। विस्टन का डर है चूहे। जब डर आत्मा तक पहुंच जाता है, तब रेबेलियन मर जाती है। विस्टन टूट जाते हैं और वह जूलिया को बिट्रे कर देते हैं, और उसी पल पार्टी जीत जाती है। कहानी का अंत सबसे डरावना है, क्योंकि विंस्टन मरे नहीं हैं। वह जिंदा हैं, कैफे में बैठा जिन पीते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और दिल से बिग ब्रदर से प्यार करते हैं। पार्टी ने उसे मारकर नहीं, बल्कि बदल कर जीत लिया है। और यह कहानी हमारे आज के समय से जुड़ जाती है। आज जब हम स्क्रीन्स के जरिए सच समझते हैं, जब एल्गोरिदम तय करती है
कि हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या सोचेंगे, तब 1984 की ये किताब सिर्फ फिक्शन नहीं लगती। इवन भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में, जहां आज़ादी सवाल पूछने से आई हो, वहां यह कहानी और भी ज़रूरी हो जाती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने से नहीं चलती, बल्कि सोचने की आज़ादी से चलती है। जब सवाल पूछना असुविधाजनक लगने लगे, जब अलग राय को दुश्मनी समझा जाने लगे, तब विंस्टन स्मिथ की कहानी का किरदार नहीं रहता, वह एक चेतावनी बन जाता है। और यही कहानी आज के इंडिया के लिए भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। जहाँ आज के देश में, जहाँ आज़ादी स्ट्रगल से मिली हो, वहाँ सवाल पूछना गलत हो जाता है। 1984 हमें याद दिलाती है कि ब्लाइंड ओबीडियंस और देशभक्ति एक चीज़ नहीं है। जब लोग आइडियोलॉजी के हिसाब से सच चुनने लगते हैं, जब असहमति को दुश्मनी समझा जाने लगता है, जब धर्म के नाम पे लोगों को बांटा या मारा जाता है, तब इतिहास को कन्वीनियंस के अनुसार पेश किया जाता है। तब विंस्टन स्मिथ सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं रहते, वह एक चेतावनी बन जाते हैं। और यह किताब हमें सरकार से नफरत करना नहीं सिखाती, बल्कि कहती है कि पावर को क्वेश्चन करना ही असली आज़ादी है। और जब हम सोचना छोड़ देते हैं, तब सबसे पहले हमारा दिमाग गुलाम बन जाता है। एट द एंड, मैं दोस्तों यही कहूँगी कि आज जब हम सब सर्विलियंस, फेक न्यूज़, मैनिपुलेशन और कंट्रोल की दुनिया में जी रहे हैं, तो ऑरवेल की यह किताब और भी ज़्यादा डरावनी लगती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताइए, क्या बिग ब्रदर आज भी हमारे पास है? क्योंकि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। थैंक यू एवरीवन।